क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? क्यों कभी-कभी लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है? जॉब की टेंशन, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, हेल्थ की चिंता, फ्यूचर का डर। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी नाव में बैठे हैं जो बिना दिशा के बहती जा रही है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको बताए कि इस सब के पीछे एक सिंपल सी वजह है, और वो वजह यह है कि हमें जीने के लिए कोई क्लियर रूल्स नहीं मिले। हमें सिखाया गया कि क्या पढ़ना है, कैसे जॉब करनी है, लेकिन ये नहीं सिखाया गया कि जीवन कैसे जीना है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो यही सिखाती है। इस किताब में 12 ऐसे रूल्स हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये नियम आसान लेकिन पावरफुल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये नियम किसी के पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये रूल्स हजारों सालों की ह्यूमन विजडम और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों पर आधारित हैं। आज की किताब का नाम है 12 रूल्स फॉर लाइफ और इसके लेखक हैं डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनो बुक समरी में, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की समरीज लेकर आते हैं, वो भी सिंपल हिंदी में, ताकि आप कम समय में ज्यादा सीख सकें और अपने जीवन को बेहतर बना सकें। तो आइए जानते हैं कि जॉर्डन पीटरसन कौन है और उनकी बात क्यों सुननी चाहिए। जॉर्डन पीटरसन कनाडा के एल्बर्टा के प्रॉन्सिप के एक छोटे से कस्बे में पले बढ़े। वहां सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक चला जाता था। इतनी कठिन जगह में बड़े होने की वजह से पीटरसन ने बचपन से ही जीवन की कड़वी सच्चाइयों को करीब से देखा। उनके कई बचपन के दोस्तों ने नशे की लत में अपना जीवन बर्बाद कर लिया। कुछ दोस्तों ने तो अपनी जान तक दे दी। इन दर्दनाक अनुभवों ने युवा पीटरसन के मन में कुछ गहरे सवाल पैदा किए। वो समझना चाहते थे कि आखिर कुछ लोग जीवन में आगे क्यों बढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। क्या कोई ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी इंसान को बेहतर जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए पीटरसन ने साइकोलॉजी का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में काम किया और बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बने। 30 सालों से भी ज्यादा समय में उन्होंने हजारों पेशेंट्स का इलाज किया और उनकी प्रॉब्लम्स को करीब से समझा। इस पूरे एक्सपीरियंस में पीटरसन ने एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस की। उन्होंने पाया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या नहीं, हर इंसान कुछ कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हर कोई अपने जीवन का मतलब खोज रहा है। हर कोई दुखों से बचना चाहता है और हर कोई खुद को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता होता कि शुरुआत कहां से करें। कुछ साल पहले पीटरसन ने कोरा नाम की एक वेबसाइट पर लोगों के सवालों के जवाब देने शुरू किए। कोरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी कुछ भी पूछ सकता है और कोई भी जवाब दे सकता है। लोगों ने पीटरसन से पूछा कि डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें, रिलेशनशिप्स कैसे सुधारें, जीवन को मीनिंगफुल कैसे बनाएं। पीटरसन ने इन सवालों के डिटेल्ड और थॉटफुल जवाब दिए। उनके आंसर्स को लाखों लोगों ने पढ़ा और सराहा। इसी रिस्पॉन्स से प्रेरित होकर पीटरसन ने यह किताब लिखी, 12 नियम जीवन के लिए। इस किताब का सबटाइटल है एन एंटीडोट टू केओस, जिसका मतलब है अराजकता का इलाज। पीटरसन कहते हैं कि हमारे जीवन में हमेशा 2 चीजें काम करती हैं। पहली है ऑर्डर यानी व्यवस्था, जहां सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ सेफ है, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। दूसरी है केओस यानी अराजकता, जहां सब कुछ अनसर्टन है, जहां डर है, जहां कुछ भी हो सकता है। जीवन असल में इन दोनों के बीच बैलेंस बनाने का नाम है। बहुत ज्यादा ऑर्डर जीवन को बोरिंग बना देता है क्योंकि कोई चैलेंज नहीं रहता, और बहुत ज्यादा केओस जीवन को असहनीय बना देता है क्योंकि कोई स्टेबिलिटी नहीं रहती। पीटरसन के ये 12 रूल्स हमें यही सिखाते हैं कि इन दोनों के बीच कैसे संतुलन बनाया जाए। आज की इस वीडियो में हम पहले 6 रूल्स को डिटेल में समझेंगे और पार्ट 2 में बाकी के 6 रूल्स कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से, जो शायद इस पूरी किताब का सबसे फेमस और इंटरेस्टिंग रूल है। ये रूल है स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक, यानी सीधे खड़े हों और अपने कंधे पीछे रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या बड़ी विजडम है। लेकिन रुकिए, क्योंकि इस सिंपल से दिखने वाले रूल के पीछे 350 मिलियन साल पुराना साइंस छुपा है। इस रूल को समझने के लिए पीटरसन हमें समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं, जहां एक जीव रहता है जिसका नाम है लॉबस्टर, यानी झींगा मछली। ये लॉबस्टर इस धरती पर तब से मौजूद हैं जब डायनासोर्स भी नहीं आए थे, और इन करोड़ों सालों में इनका बेसिक बिहेवियर बिल्कुल नहीं बदला। लॉबस्टर समुद्र के तल पर रहते हैं
और वहां स्पेस के लिए एक दूसरे से कंपीट करते हैं। जब दो लॉबस्टर्स आमने सामने आते हैं तो वो लड़ते हैं। ये लड़ाई बहुत इंटरेस्टिंग होती है। पहले दोनों एक दूसरे को डराने की कोशिश करते हैं। वो अपने पंजे फैलाते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और केमिकल्स रिलीज करते हैं। अगर इससे बात नहीं बनती तो फिर फिजिकल फाइट होती है, और इस फाइट में जो जीतता है उसके साथ कुछ रिमार्केबल होता है। उसके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल बढ़ जाता है। ये सेरोटोनिन उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल देता है। वो सीधा खड़ा होने लगता है, उसके पंजे फैल जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट दिखने लगता है। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावा नहीं होता, ये रियल होता है, क्योंकि उसकी ब्रेन केमिस्ट्री ही बदल गई है। इसके विपरीत जो लॉबस्टर हारता है उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता है। उसका सेरोटोनिन गिर जाता है और ऑक्टोपेमाइन नाम का दूसरा केमिकल बढ़ जाता है। इस केमिकल की वजह से वो सिकुड़ जाता है, झुक जाता है, छोटा दिखने लगता है। और सबसे बुरी बात यह है कि अब अगली लड़ाई में उसके हारने की संभावना और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसका ब्रेन अब उसे लूजर की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहां सबसे हैरान करने वाली बात आती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि ठीक यही सिस्टम इंसानों में भी काम करता है। हमारे ब्रेन में भी सेरोटोनिन है, और यह हमारी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस को उसी तरह कंट्रोल करता है जैसे लॉबस्टर्स में करता है। जब कोई इंसान सक्सेसफुल होता है, कुछ अचीव करता है, किसी कंपटीशन में जीतता है, तो उसका सेरोटोनिन बढ़ता है। इससे वो नेचुरली सीधा खड़ा होता है, उसके कंधे पीछे होते हैं, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस होता है, और लोग उसे रिस्पेक्ट देते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। इसके विपरीत जब कोई इंसान बार बार फेल होता है, रिजेक्ट होता है, हारता है, तो उसका सेरोटोनिन गिरता है। वो झुकने लगता है, ना उसके कंधे आगे आ जाते हैं, वो जमीन की तरफ देखने लगता है, और लोग उसे इग्नोर करते हैं, उसकी बात नहीं सुनते, उसे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। जो जीतता है वो और जीतता है, जो हारता है वो और हारता है। साइंटिस्ट इसे मैथ्यू इफेक्ट कहते हैं, जो बाइबल की एक लाइन से आया है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है, और इसे तोड़ने का सबसे सिंपल तरीका है अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलना। जी हां, ये उल्टा भी काम करता है। अगर आप जानबूझकर सीधे खड़े हों, अपने कंधे पीछे करें, अपनी छाती बाहर निकालें और आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो आपके ब्रेन में सेरोटोनिन बढ़ने लगता है। आपका ब्रेन सोचता है कि शायद आप जीत गए हैं, शायद आप सक्सेसफुल हैं, और वो अकॉर्डिंगली केमिकल्स रिलीज करता है। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये प्योर साइंस है। हार्वर्ड की एक रिसर्चर एमी कडी ने इस पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया कि सिर्फ 2 मिनट तक पावर पोज में खड़े रहने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन कम होता है। पीटरसन कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप दुनिया को एक मैसेज दे रहे होते हैं। वो मैसेज ये है कि मैं यहां हूं, मैं केपेबल हूं, मैं चैलेंज लेने को तैयार हूं। और दुनिया इस मैसेज को समझती है और अकॉर्डिंगली आपके साथ व्यवहार करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकड़ कर चलें या एरोगेंट बने। इसका मतलब है कि आप अपनी प्रेजेंस को ओन करें। आप ये एक्सेप्ट करें कि आप इस दुनिया में स्पेस लेने के हकदार हैं। आप ये माने कि आपकी बात सुनी जानी चाहिए। सोचिए उन लोगों के बारे में जो हमेशा झुके रहते हैं। वो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे इग्नोर करो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरी बात मत सुनो। और दुनिया एग्जैक्टली वही करती है। अब सोचिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, एक कैंडिडेट झुककर आता है, नीचे देखता है, धीरे से बोलता है। दूसरा कैंडिडेट सीधा आता है, आंखों में आंखें डालकर हैंडशेक करता है, कॉन्फिडेंट आवाज में बात करता है। दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है। आपको क्या लगता है किसे जॉब मिलेगी? ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। और इस रियलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि तभी हम इसे अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। पीटरसन एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी दुनिया का सामना करने को तैयार होते हैं। आप ये कह रहे होते हैं कि हाँ, जीवन कठिन है, चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं इनका सामना करूंगा, मैं भागूंगा नहीं। ये एक तरह का कमिटमेंट है जो आप खुद से करते हैं। और जब आप ये कमिटमेंट करते हैं तो कुछ मैजिकल होता है। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है जो पहले नहीं थी। आप वो काम करने लगते हैं जो आप पहले टालते थे। आप वो बातें कहने लगते हैं जो आप पहले नहीं कह पाते थे। तो पहला रूल याद रखिए, सीधे खड़े हों, कंधे पीछे रखें। ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि आप जीवन का सामना करने को तैयार हैं। दूसरा रूल है, ट्रीट योरसेल्फ लाइक समवन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग। यानी अपने आप से वैसा व्यवहार करें
जैसा आप किसी ऐसे व्यक्ति से करते हैं जिसकी देखभाल की जिम्मेदारी आप पर हो। इस रूल को समझने के लिए पीटरसन एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताते हैं। जब डॉक्टर्स मरीजों को कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं तो रिसर्च बताती है कि लगभग 1/3 मरीज वो दवाई सही से नहीं लेते। कुछ भूल जाते हैं, कुछ जानबूझकर नहीं लेते, कुछ बीच में छोड़ देते हैं। ये बात सीरियस बीमारियों में भी होती है जहां दवाई न लेने से जान जा सकती है। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए। जब इन्हीं लोगों के पालतू जानवरों को कोई दवाई दी जाती है तो ये लोग बड़ी लगन से अपने कुत्ते या बिल्ली को वो दवाई देते हैं। एक डोज भी नहीं छोड़ते, टाइम पर देते हैं, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाते हैं। सोचिए ये कितनी अजीब बात है। लोग अपने कुत्ते की सेहत का ख्याल खुद की सेहत से ज्यादा रखते हैं। अपनी दवाई भूल जाते हैं लेकिन कुत्ते की दवाई याद रहती है। पीटरसन पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हम अपने आप से इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? इसका जवाब थोड़ा गहरा है। पीटरसन कहते हैं कि हम खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम अपनी हर कमजोरी जानते हैं, हर गलती जानते हैं, हर बुरा विचार जानते हैं जो कभी हमारे मन में आया। हम जानते हैं कि हमने कब झूठ बोला, कब किसी को धोखा दिया, कब कोई गलत काम किया। ये सब हमें पता है और इसी वजह से कहीं ना कहीं हम मानने लगते हैं कि शायद हम इस लायक नहीं हैं कि हमारा ख्याल रखा जाए। शायद हम इतने अच्छे नहीं हैं। शायद हम पनिशमेंट के हकदार हैं, देखभाल के नहीं। लेकिन अपने कुत्ते के बारे में हम ऐसा नहीं सोचते। कुत्ता तो इनोसेंट है, उसने कोई पाप नहीं किया, वो तो बस प्यार देता है, इसलिए वो डिजर्व करता है कि उसका ख्याल रखा जाए। पीटरसन कहते हैं कि यह सोच गलत है। हाँ, आप परफेक्ट नहीं हैं। हाँ, आपने गलतियां की हैं। हाँ, आप में कमियां हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देखभाल के लायक नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए पीटरसन एक एंशिएंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं जो लगभग हर संस्कृति में मिलता है। यह कॉन्सेप्ट है ऑर्डर और केओस का। चीनी फिलॉसफी में इसे यिन और यांग कहते हैं। वो ब्लैक और व्हाइट का सिंबल जो आपने जरूर देखा होगा। इसमें व्हाइट हिस्सा ऑर्डर है और ब्लैक हिस्सा केओस है। और ध्यान दीजिए, दोनों में एक दूसरे का छोटा सा हिस्सा है। व्हाइट में ब्लैक का डॉट है और ब्लैक में व्हाइट का। इसका मतलब है कि ऑर्डर में हमेशा थोड़ा केओस छुपा है और केओस में हमेशा थोड़ा ऑर्डर। हमारा जीवन भी इसी तरह है। हम पूरी तरह अच्छे नहीं हैं और पूरी तरह बुरे भी नहीं हैं। हम दोनों का मिश्रण है और ये नॉर्मल है। ये ह्यूमन होने का हिस्सा है। पीटरसन कहते हैं कि जब आप ये समझ लेते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं लेकिन फिर भी वैल्यूएबल हैं, तो आप अपना ख्याल रखना शुरू कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अपना ख्याल रखने का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अच्छा खाना खाएं या एक्सरसाइज करें। यह तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए सही डिसीजंस लें। पीटरसन एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपकी जिम्मेदारी किसी ऐसे व्यक्ति की होती जिसे आप सच में प्यार करते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते? आप उसे हेल्थी खाना खिलाते, उसे एक्सरसाइज करवाते, उसे सही लोगों से मिलवाते, उसे गलत चीजों से दूर रखते, उसे अपॉर्चुनिटीज देते कि वो ग्रो कर सके। अब यही सब अपने लिए करें। ये सुनने में आसान लगता है लेकिन करना मुश्किल है, क्योंकि हम अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि हम डिजर्व नहीं करते। पीटरसन कहते हैं कि यह सोच बदलनी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी गलतियों को इग्नोर करें। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें, उनसे सीखें और फिर आगे बढ़ें। खुद को पनिश करते रहना किसी काम का नहीं है। सोचिए, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है और वो कोई गलती करता है, आप उसे क्या कहेंगे? क्या आप उसे रोज उसकी गलती याद दिलाएंगे? क्या आप उसे बार बार कहेंगे कि तुम बेकार हो? नहीं, आप उसे कहेंगे कि हाँ, गलती हुई, ठीक है, अब आगे देखो, सुधार करो। यही बात अपने आप से भी कहें। पीटरसन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। वो कहते हैं कि अपना ख्याल रखना सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये उन सब के लिए भी है जो आप पर डिपेंड करते हैं। आपके परिवार के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपके कॉलीग्स के लिए। अगर आप खुद को निग्लेक्ट करते हैं, अपनी हेल्थ खराब करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं, तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं पड़ता। इसका असर उन सब पर पड़ता है जो आपसे जुड़े हैं। एक पिता जो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, वो अपने बच्चों को भी अफेक्ट करता है। एक एम्प्लॉय जो खुद को बर्न आउट कर लेता है, वो अपनी पूरी टीम को अफेक्ट करता है। इसलिए अपना ख्याल रखना कोई सेल्फिश बात नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। पीटरसन कहते हैं कि आप इस दुनिया में एक इंपॉर्टेंट किरदार हैं। आपकी एक भूमिका है और उस भूमिका को निभाने के लिए आपका हेल्थी और स्ट्रांग होना जरूरी है।
फिजिकली भी और मेंटली भी। तो आज से ये कमिटमेंट करें कि आप अपने आप से वैसा व्यवहार करेंगे जैसा आप किसी प्रिय व्यक्ति से करते हैं। अपने आप को वो दवाई दें जो जरूरी है, अपने आप को वो आराम दें जो जरूरी है, अपने आप को वो मौके दें जो आपको ग्रो करने में मदद करें, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। भले ही आपका मन ये मानने को तैयार ना हो, लेकिन सच यही है कि आप डिजर्व करते हैं। तीसरा रूल है, मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू, यानी ऐसे लोगों से दोस्ती करें जो सच में आपका भला चाहते हो। इस रूल को समझाने के लिए पीटरसन अपने बचपन की एक दर्दनाक कहानी सुनाते हैं। पीटरसन जिस छोटे से कस्बे में पले बढ़े, उसका नाम था फेयरव्यू। ये कनाडा के एल्बर्टा प्रोविंस में एक ठंडी और सुनसान जगह थी। वहां करने को कुछ खास नहीं था। सर्दियां लंबी और कड़ाके की होती थीं। ऐसी जगहों पर अक्सर युवाओं के पास डायरेक्शन नहीं होती और वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पीटरसन के एक करीबी दोस्त थे जिनका नाम था क्रिस। क्रिस बहुत टैलेंटेड था। वो इंटेलिजेंट था, क्रिएटिव था, अच्छा इंसान था। लेकिन धीरे धीरे क्रिस गलत लोगों की संगत में पड़ गया। उसने ड्रग्स लेना शुरू किया, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, और फिर वो पूरी तरह इसकी गिरफ्त में आ गया। पीटरसन ने कई बार क्रिस को समझाने की कोशिश की, उसे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन क्रिस नहीं माना। वो उन्हीं लोगों के साथ रहा जो उसे नीचे खींच रहे थे। आखिर में क्रिस ने अपनी जान दे दी। ये कहानी पीटरसन के दिल में हमेशा के लिए बस गई, और इसी अनुभव से उन्होंने ये रूल सीखा कि आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, ये बहुत मायने रखता है। अब यहां एक कॉमन गलतफहमी है जिसे पीटरसन क्लियर करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी गलत रास्ते पर चल रहे व्यक्ति के साथ रहें तो हम उसे सुधार सकते हैं, हम उसे ऊपर उठा सकते हैं। ये एक नोबल विचार लगता है। हम सोचते हैं कि हम उसके लिए अच्छे हैं, हमारी संगत से वो बदल जाएगा। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि रियलिटी में ऐसा बहुत कम होता है। ज्यादातर केसेस में जो होता है वो ये है कि वो व्यक्ति आपको अपने लेवल पर खींच लेता है। आप उसे ऊपर नहीं उठा पाते, बल्कि वो आपको नीचे ले आता है। ये कोई थियोरी नहीं है, ये ऑब्जर्व्ड फैक्ट है। रिसर्च बताती है कि हम उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। उनकी सोच हमारी सोच बन जाती है, उनकी आदतें हमारी आदतें बन जाती हैं, उनका बिहेवियर हमारा बिहेवियर बन जाता है। पीटरसन एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि आप ये कैसे जानेंगे कि कोई व्यक्ति आपका सच में भला चाहता है या नहीं? इसका जवाब है कि देखिए वो आपकी सक्सेस पर कैसे रिएक्ट करता है। जब आपको कोई अच्छी खबर मिलती है, जब आप कुछ अचीव करते हैं, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है, तब आपके दोस्त कैसे रिएक्ट करते हैं? क्या वो जेन्युइनली खुश होते हैं या उनके चेहरे पर एक सटल सी निराशा दिखती है? सच्चा दोस्त आपकी सक्सेस से खुश होता है, वो सेलिब्रेट करता है, वो आपको और आगे बढ़ने के लिए इंकरेज करता है। लेकिन जो दोस्त आपका भला नहीं चाहता, वो आपकी सक्सेस से थ्रेटन्ड फील करता है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो आपकी अचीवमेंट्स को छोटा करता है। वो कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, या भाग्य से हो गया, या देखो अभी असली टेस्ट बाकी है। ऐसे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देते। वो आपको वहीं रोक कर रखना चाहते हैं जहां वो खुद हैं, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ गए तो उन्हें अपनी असफलता का सामना करना पड़ेगा। पीटरसन एक और बात कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि कभी कभी हम जानबूझकर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमसे कम सक्सेसफुल हैं या गलत रास्ते पर हैं, और इसकी वजह यह होती है कि उनके साथ रहकर हमें अपने बारे में अच्छा फील होता है। हम सोचते हैं कि कम से कम हम इनसे तो बेहतर हैं। ये एक खतरनाक ट्रैप है। इस ट्रैप में फंसकर हम खुद को चैलेंज करना बंद कर देते हैं। हम अपने कंफर्ट जोन में रह जाते हैं, हम ग्रो करना बंद कर देते हैं, और धीरे धीरे हम भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। पीटरसन कहते हैं कि अगर आप सच में बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ समय बिताना होगा जो आपसे आगे हैं, जो उन चीजों में सक्सेसफुल हैं जिनमें आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जो आपको चैलेंज करें, आपसे सवाल पूछें, आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएं। हाँ, ये अनकंफर्टेबल होगा, आप कभी कभी छोटा फील करेंगे, आपका ईगो हर्ट होगा, लेकिन यही डिस्कंफर्ट आपको ग्रो करवाएगी। एक और बात जो पीटरसन बताते हैं वो ये है कि सच्ची दोस्ती में ऑनेस्टी होती है। जो दोस्त आपका भला चाहता है वो आपसे सच बोलेगा, भले ही वो सच सुनने में अच्छा ना लगे। वो आपको बताएगा कि आप कहां गलत हैं। वो आपको रोकेगा जब आप कोई गलती करने वाले हो। वो आपकी हर बात पर हाँ नहीं करेगा। जो दोस्त हमेशा आपकी हर बात मानता है, हर डिसीजन को सपोर्ट करता है, कभी आपको चैलेंज नहीं करता,
वो एक्चुअली में आपका दोस्त नहीं है। वो या तो आपसे कुछ चाहता है या उसे आपकी परवाह नहीं है। पीटरसन खुद के बारे में बताते हैं कि उनके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो वही हैं जो उन्हें सच बताते हैं, जो उनसे असहमत होते हैं, जो उन्हें चैलेंज करते हैं। और इसी वजह से पीटरसन आज वो हैं जो हैं। तो इस रूल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? पहला, अपने आसपास के लोगों को इवैल्यूएट करें। देखें कि कौन आपकी सक्सेस से खुश होता है और कौन नहीं, कौन आपको आगे बढ़ने में मदद करता है और कौन आपको रोकता है। दूसरा, जो लोग आपको नीचे खींच रहे हैं उनसे धीरे धीरे दूरी बनाएं। यह मतलब ये नहीं कि आप उनसे लड़ें या बुरा व्यवहार करें, बस अपना समय और एनर्जी उन पर कम खर्च करें। तीसरा, ऐसे लोगों को खोजें जो आपसे आगे हैं, उनसे सीखें, उनके साथ समय बिताएं, उनसे गाइडेंस लें। याद रखिए, आप किन लोगों के साथ समय बिताते हैं ये आपके फ्यूचर को डिफाइन करता है। सही लोगों का साथ आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और गलत लोगों का साथ आपको बर्बाद कर सकता है। पीटरसन के दोस्त क्रिस के साथ यही हुआ। उसने गलत लोगों को चुना और अपनी जान गंवा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि दोस्ती का चुनाव कितना सीरियस डिसीजन है। तो आज से यह सोचना शुरू करें कि आपके जीवन में कौन से लोग हैं और वो आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। चौथा नियम है, कंपेयर योरसेल्फ टू हु यू वर यस्टरडे, नॉट टू हु समवन एल्स इज टुडे। यानी अपनी तुलना कल के खुद से करें, आज के किसी और से नहीं। यह नियम सुनने में बहुत सिंपल लगता है, आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन पीटरसन इसे एक नई गहराई से समझाते हैं। आज के समय में तुलना करना बहुत आसान हो गया है। आप सुबह उठते हैं, फोन उठाते हैं और देखते हैं कि आपका कोई जानने वाला विदेश घूम रहा है, कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई तरक्की पा रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बच्चे के साथ खुश तस्वीरें डाल रहा है, और आप वहीं बैठे हैं अपनी उन्हीं पुरानी समस्याओं के साथ। ये देखकर मन में एक कड़वाहट आती है, एक भारीपन आता है। लगता है कि सब आगे निकल गए और हम पीछे रह गए। पीटरसन कहते हैं कि ये सोच हमें अंदर से तोड़ देती है। और सबसे बुरी बात यह है कि यह तुलना पूरी तरह गलत है। क्यों गलत है, इसे समझिए। जब आप किसी और से अपनी तुलना करते हैं तो आप एक्चुअली में क्या कर रहे हैं? आप अपनी पूरी जिंदगी की तुलना उस व्यक्ति की जिंदगी के सिर्फ एक हिस्से से कर रहे हैं। वो हिस्सा जो वो दिखाना चाहता है। आपको उसके संघर्ष नहीं दिखते, उसकी रातों की नींद नहीं दिखती, उसके डर नहीं दिखते, उसकी असफलताएं नहीं दिखती। आपको सिर्फ वो दिखता है जो वो दुनिया को दिखाना चाहता है। ये ऐसा है जैसे आप अपने रफ ड्राफ्ट की तुलना किसी की फाइनल कॉपी से कर रहे हो। यह तुलना कभी सही नहीं हो सकती। पीटरसन एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में अरबों लोग हैं और हर क्षेत्र में कोई ना कोई आपसे बेहतर होगा ही। अगर आप पैसे में तुलना करें तो कोई आपसे अमीर होगा। अगर सुंदरता में तुलना करें तो कोई आपसे सुंदर होगा। अगर बुद्धि में तुलना करें तो कोई आपसे तेज होगा। इस खेल में आप कभी नहीं जीत सकते। हमेशा कोई ना कोई आपसे आगे मिल जाएगा। तो फिर क्या करें? पीटरसन कहते हैं कि तुलना करना पूरी तरह बंद मत करो। तुलना इंसान की फितरत है और इससे हमें अपनी स्थिति का अंदाजा लगता है। लेकिन तुलना सही व्यक्ति से करो, और वो सही व्यक्ति हैं कल के आप। सोचिए कि कल आप कहां थे और आज कहां हैं। पिछले महीने आप क्या जानते थे और आज क्या जानते हैं। पिछले साल आपकी क्या क्षमताएं थीं और आज क्या हैं। अगर आज के आप कल के आपसे थोड़ा भी बेहतर हैं तो आप सही दिशा में हैं। पीटरसन एक बहुत अच्छा गणित समझाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। 1% कुछ नहीं लगता। आज कुछ नया सीखा, कल थोड़ी अच्छी आदत डाली, परसों कोई गलती सुधारी। ये छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन इन्हीं छोटे कदमों से बड़ा सफर तय होता है। पीटरसन कहते हैं कि हमारे अंदर एक आलोचक बैठा है जो हमेशा हमें नीचा दिखाता है। यह आलोचक कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम औरों से पीछे हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। इस आलोचक से लड़ने का तरीका यह नहीं है कि आप उसे चुप कराने की कोशिश करें। तरीका यह है कि आप उससे बातचीत करें। पीटरसन कहते हैं कि अपने आप से पूछो कि आज मैं क्या छोटा सा काम कर सकता हूं जो मुझे कल से बेहतर बनाए। यह काम इतना छोटा होना चाहिए कि आप उसे टाल ना सकें। शायद 10 मिनट की पढ़ाई, शायद 10 मिनट की कसरत, शायद एक फोन जो आप टाल रहे थे, शायद एक माफी जो देनी बाकी थी। इन छोटे कामों को करते जाइए और फिर देखिए कि कुछ महीनों बाद आप कहां पहुंचते हैं। पीटरसन एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आप खुद से तुलना करते हैं
तो आपको अपने आप को ईमानदारी से देखना होगा। आपको स्वीकार करना होगा कि आप कहां कमजोर हैं, कहां आपने गलतियां की हैं, कहां आप बेहतर कर सकते थे। यह आसान नहीं है। अपनी कमियों को देखना दर्दनाक होता है, लेकिन जब तक आप अपनी कमियों को नहीं देखेंगे, आप उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। पीटरसन कहते हैं कि जिंदगी को एक खेल की तरह देखो जो आप खुद से खेल रहे हो। इस खेल में जीतने का एक ही तरीका है, कल से बेहतर होना। हर दिन, हर रोज, थोड़ा थोड़ा। कभी कभी आप गिरेंगे, कभी कभी आप पीछे जाएंगे, ये होगा। लेकिन जब तक ओवरऑल डायरेक्शन सही है, जब तक आप समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप सही रास्ते पर हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि इस खेल में आपका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आप किसी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खेल में हर कोई जीत सकता है। तो अगली बार जब आप किसी को देखकर निराश हों, खुद को याद दिलाइए कि उनकी कहानी उनकी है और आपकी कहानी आपकी। आपका मुकाबला उनसे नहीं है, आपका मुकाबला कल के आपसे है। बस एक सवाल पूछिए खुद से, क्या आज का मैं कल के मुझसे बेहतर है? अगर जवाब हां है, तो आप जीत रहे हैं। 5वां नियम है, डू नॉट लेट योर चिल्ड्रन डू एनीथिंग दैट मेक्स यू डिसलाइक देम। यानी अपने बच्चों को ऐसा कुछ न करने दें जिससे आप उन्हें नापसंद करने लगें। अब यह नियम सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। कोई अपने बच्चों को नापसंद कैसे कर सकता है? लेकिन पीटरसन जो बात कह रहे हैं वो बहुत गहरी है और हर माता पिता को, बल्कि हर व्यक्ति को समझनी चाहिए। पीटरसन कहते हैं कि आजकल एक विचारधारा बहुत प्रचलित है। वो ये है कि बच्चे जन्म से पूरी तरह मासूम और अच्छे होते हैं। अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो इसमें उसकी गलती नहीं है। गलती समाज की है, व्यवस्था की है, परिस्थितियों की है। यह विचार एक फ्रांसीसी दार्शनिक जीन जैक रूसो ने दिया था। रूसो का मानना था कि इंसान जन्म से अच्छा होता है और समाज उसे बिगाड़ता है। लेकिन पीटरसन कहते हैं कि यह सोच पूरी तरह गलत है और इस गलत सोच ने पालन पोषण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पीटरसन एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो जेन गुडॉल की बात करते हैं, जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थीं जिन्होंने अपना जीवन चिंपैंजियों के अध्ययन में लगाया। जब गुडॉल ने पहली बार चिंपैंजियों को देखा तो उन्हें लगा कि ये कितने प्यारे और मासूम प्राणी हैं। लेकिन सालों के अध्ययन के बाद उन्होंने कुछ चौंकाने वाला देखा। उन्होंने देखा कि चिंपैंजी एक दूसरे को मारते हैं, यहां तक कि एक समूह दूसरे समूह पर हमला करके उन्हें मार डालता है। उन्होंने देखा कि चिंपैंजी क्रूर हो सकते हैं, हिंसक हो सकते हैं, स्वार्थी हो सकते हैं। पीटरसन कहते हैं कि इंसान भी ऐसे ही हैं। हम जन्म से न पूरी तरह अच्छे होते हैं, न पूरी तरह बुरे। हमारे अंदर दोनों संभावनाएं होती हैं, अच्छाई की भी और बुराई की भी। और यही माता पिता की भूमिका आती है। माता पिता का काम है कि वो बच्चे को सभ्य बनाएं, उसे सिखाएं कि समाज में कैसे रहना है, क्या सही है और क्या गलत, कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। अगर माता पिता ये काम नहीं करते तो समाज करेगा, और समाज इतना दयालु नहीं होता। पीटरसन एक उदाहरण देते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जिसे कभी ना नहीं सुनाई गई, जो चाहे करता है, किसी की नहीं सुनता, अपनी मर्जी का मालिक है। अब ये बच्चा जब बड़ा होगा और बाहरी दुनिया में जाएगा तो क्या होगा? वो किसी की नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा, नियम तोड़ेगा, और फिर दुनिया उसे सबक सिखाएगी। वो सबक कठोर होगा। नौकरी से निकाला जाएगा, रिश्ते टूटेंगे, कानूनी परेशानियां होंगी। पीटरसन कहते हैं कि माता पिता के लिए बच्चे को ना सुनाना कठिन है, डांटना कठिन है, सजा देना कठिन है। लेकिन यह कठिनाई प्रेम है, यह क्रूरता नहीं है। जो माता पिता बच्चे को कभी ना नहीं सुनाते, वो सोचते हैं कि वो बच्चे से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो बच्चे को एक ऐसी दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहे जो कठोर है, जो प्रतिस्पर्धी है, जो माफ नहीं करती। पीटरसन अपने अनुभव से बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ स्पष्ट नियम बनाए थे, और जब बच्चे उन नियमों को तोड़ते थे तो परिणाम भुगतने पड़ते थे। क्या इससे बच्चे नाराज होते थे? हां, कभी कभी। लेकिन इससे उन्होंने सीखा कि हर काम के परिणाम होते हैं, और यह सबक जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा। पीटरसन एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने बच्चे को अनुशासन नहीं सिखाते तो धीरे धीरे आप उसे नापसंद करने लगेंगे। आप चाहे स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जब बच्चा बार बार गलत व्यवहार करेगा, जब वो आपकी बात नहीं मानेगा,
जब वो दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करेगा तो आपके मन में एक कड़वाहट आएगी और ये कड़वाहट रिश्ते को खराब कर देगी। आप बच्चे से दूर होते जाएंगे और बच्चा भी ये महसूस करेगा कि कुछ गलत है। इसलिए पीटरसन कहते हैं कि बच्चों को सीमाएं दीजिए, नियम बनाइए, और जब वो नियम टूटें तो परिणाम दीजिए। लेकिन ये सब प्रेम से होना चाहिए, गुस्से से नहीं। पीटरसन कहते हैं कि अनुशासन का मतलब मारपीट नहीं है। अनुशासन का मतलब है स्पष्ट सीमाएं और उन सीमाओं को तोड़ने के स्पष्ट परिणाम। एक छोटा उदाहरण लीजिए। बच्चा खिलौने से खेल रहा है और फिर उसे जमीन पर फेंक देता है। आप कहते हैं कि खिलौना उठाओ। बच्चा नहीं उठाता। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप खुद उठा लें और सोचें कि छोटा है, कर लेगा बड़ा होकर। दूसरा, आप बच्चे को समझाएं कि जब तक खिलौना नहीं उठाएगा खेलना बंद, और इस बात पर अड़े रहें। दूसरा रास्ता कठिन है। बच्चा रोएगा, चिल्लाएगा, नाराज होगा, लेकिन इससे वो एक सबक सीखेगा कि हर काम की जिम्मेदारी होती है। पीटरसन कहते हैं कि ये नियम सिर्फ बच्चों पर ही नहीं बल्कि हम पर भी लागू होता है। हमें भी खुद के लिए सीमाएं बनानी चाहिए। हमें भी खुद को अनुशासन सिखाना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के न तो बच्चे सफल हो सकते हैं और न ही बड़े। अनुशासन बंधन नहीं है, अनुशासन स्वतंत्रता है, क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप वो कर पाते हैं जो करना चाहते हैं। जब आप अनुशासित नहीं होते तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं। तो इस नियम से क्या सीखें? अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को प्रेम से लेकिन दृढ़ता से अनुशासन सिखाएं। उन्हें ना सुनाना सीखें, उन्हें सीमाएं दें। ये उनके भले के लिए है। और अगर आप माता पिता नहीं भी हैं तो भी ये नियम आप पर लागू होता है। खुद को अनुशासित करें, अपने लिए नियम बनाएं और उन नियमों का पालन करें, क्योंकि बिना अनुशासन के जिंदगी अराजकता बन जाती है। छठा नियम है सेट योर हाउस इन परफेक्ट ऑर्डर बिफोर यू क्रिटिसाइज द वर्ल्ड। यानी दुनिया की आलोचना करने से पहले अपना घर व्यवस्थित करो। यह नियम एक बहुत गहरे सवाल से शुरू होता है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ गलत है। व्यवस्था गलत है, समाज गलत है, सरकार गलत है, लोग गलत हैं। हर तरफ अन्याय है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है। ऐसे में मन में एक कड़वाहट आती है, एक गुस्सा आता है। कुछ लोग इस गुस्से को दुनिया पर निकालते हैं। वो सोचते हैं कि समस्या बाहर है, इसलिए समाधान भी बाहर खोजना होगा। वो व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, क्रांति लाना चाहते हैं, सब कुछ तोड़कर नया बनाना चाहते हैं। लेकिन ये किताब एक अलग नजरिया देती है। इस नियम को समझने के लिए एक भयानक लेकिन जरूरी विषय पर बात करनी होगी। वो विषय है उन लोगों का जिन्होंने स्कूलों में गोलीबारी की, जिन्होंने निर्दोष लोगों की जान ली। जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम पूछते हैं कि ये कैसे हुआ? इंसान इतना क्रूर कैसे हो सकता है? इन अपराधियों के मन को समझने की कोशिश की गई। उनकी डायरियां पढ़ी गईं, उनके लेख पढ़े गए और एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इनमें से कई लोगों ने लिखा था कि उन्हें लगता था कि इस दुनिया का अस्तित्व ही गलत है। जिंदगी सिर्फ दुख है, इंसान बुरे हैं और इस बुरी दुनिया को सजा मिलनी चाहिए। ये एक अंधेरी सोच है, लेकिन इस सोच को समझना जरूरी है ताकि हम इससे बच सकें। इस किताब में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। जब जिंदगी कठिन हो, जब दुख हो, जब अन्याय हो, तो हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि हम दुनिया को दोष दें, कहें कि सब कुछ गलत है, व्यवस्था गलत है, भगवान गलत है और इसलिए हमें भी गलत होने का अधिकार है। दूसरा रास्ता है कि हम अपने आप से पूछें कि क्या मैंने वो सब किया है जो मुझे करना चाहिए था? क्या मेरे जीवन में ऐसा कुछ है जो मैं सुधार सकता हूं? दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन यही सही रास्ता है। यहां एक महान लेखक अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। सोल्जेनित्सिन एक रूसी लेखक थे जिन्हें सोवियत सरकार ने बिना किसी वाजिब कारण के जेल में डाल दिया। वो साइबेरिया के भयानक श्रम शिविरों में रहे, जहां लाखों लोग मारे गए। अगर किसी को दुनिया से शिकायत करने का अधिकार था तो वो सोल्जेनित्सिन थे। उनके साथ जो हुआ वो पूरी तरह अन्यायपूर्ण था। लेकिन सोल्जेनित्सिन ने क्या किया? उन्होंने उस नर्क जैसी जगह में बैठकर अपने जीवन पर विचार किया। उन्होंने अपने आप से पूछा कि क्या मैंने कभी झूठ बोला? क्या मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया? क्या मैंने कभी वो नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था? और उन्हें जवाब मिला, हां, उन्होंने भी गलतियां की थीं। उन्होंने भी कभी सच नहीं बोला था जब बोलना चाहिए था। उन्होंने भी कभी आंखें बंद की थीं
जब खोलनी चाहिए थी। इस आत्मचिंतन ने सोल्जेनित्सिन को बदल दिया। उन्होंने तय किया कि अब वो हमेशा सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी संकल्प ने उन्हें दुनिया के महानतम लेखकों में से एक बनाया। सोल्जेनित्सिन की एक पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने लिखा कि अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा हर इंसान के हृदय से होकर गुजरती है। इसका मतलब यह है कि बुराई सिर्फ बाहर नहीं है, बुराई हमारे अंदर भी है। और जब तक हम अपने अंदर की बुराई से नहीं लड़ते, हमें बाहर की बुराई से लड़ने का कोई अधिकार नहीं। अब इस नियम का व्यावहारिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अपने आप को बदलो। अपना कमरा साफ करो, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, अपने रिश्ते ठीक करो, अपने वादे निभाओ। यह सुनने में छोटा लगता है। कमरा साफ करने से दुनिया कैसे बदलेगी? लेकिन सोचिए गहराई से। अगर आप अपना कमरा व्यवस्थित नहीं रख सकते, तो आप किसी बड़ी चीज को कैसे व्यवस्थित करेंगे? अगर आप अपने छोटे से जीवन को नहीं संभाल सकते, तो आप समाज को कैसे संभालेंगे? यह नियम कहता है कि शुरुआत छोटी करो। अपने कमरे से शुरू करो, फिर अपने घर को ठीक करो, फिर अपने परिवार को, फिर अपने काम को, और धीरे धीरे आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप अपना जीवन व्यवस्थित करते हैं तो आपको एक अजीब अनुभव होता है। आप पाते हैं कि जो दुनिया पहले इतनी बुरी लगती थी, वो अब उतनी बुरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बहुत बार हम दुनिया को दोष देते हैं अपनी असफलताओं के लिए। हम कहते हैं कि व्यवस्था गलत है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन जब हम खुद को सुधारते हैं, तो हमें दिखता है कि समस्या इतनी बाहर नहीं थी जितनी हमने सोची थी। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हैं, अन्याय है, गलत चीजें हैं, लेकिन उनसे लड़ने का सही तरीका यह है कि पहले खुद को मजबूत बनाओ। पहले अपनी नैतिक स्थिति ऊंची करो, फिर बाहर देखो। एक व्यक्ति जो खुद अव्यवस्थित है, खुद झूठ बोलता है, खुद अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, वो दुनिया को क्या सुधारेगा? उसकी आलोचना में कोई वजन नहीं होता। लेकिन एक व्यक्ति जो खुद ईमानदार है, अनुशासित है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, जब वो बोलता है तो लोग सुनते हैं। उसके शब्दों में ताकत होती है। तो इस नियम का सार ये है, दुनिया में बहुत कुछ गलत है, लेकिन उसे ठीक करने की यात्रा अपने आप से शुरू होती है। अपना घर व्यवस्थित करो, अपना जीवन संभालो, और फिर देखो कि आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हो। दोस्तों, ये था छठा नियम, और इसी के साथ इस वीडियो का पहला पार्ट समाप्त होता है। इस भाग में हमने 6 महत्वपूर्ण नियम सीखे। सीधे खड़े हों और आत्मविश्वास रखें। अपना ख्याल उसी तरह रखें जैसे किसी प्रिय का रखते हैं। सही लोगों की संगत चुनें। अपनी तुलना कल के खुद से करें। अपने बच्चों को अनुशासन सिखाएं, और दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलें। पार्ट 2 में हम बाकी 6 नियम सीखेंगे जो और भी गहरे और जीवन बदलने वाले हैं। तो पार्ट 2 जरूर देखें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत है। मिलते हैं पार्ट 2 में। जय हिंद।